दोस्तों, द पीक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही थी। इसमें से अभी तक हम लोगों ने 19 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिए थे। प्रीवियस ईयर में 22 शिफ्ट हुई थी। 22 शिफ्ट में से अभी तक हम लोगों ने 19 जो प्रीवियस शिफ्ट हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है जो 9 जनवरी 2023 की शिफ्ट में आया हुआ था। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। बताइए, विकास किससे प्रभावित होता है? क्या विकास आनुवंशिकता से प्रभावित होता है? बिल्कुल, विकास आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। क्या विकास शिक्षा से प्रभावित होता है? तो बिल्कुल, विकास शिक्षा से भी प्रभावित होता है। क्या विकास संस्कृति से प्रभावित होता है? तो बिल्कुल, विकास संस्कृति के द्वारा भी प्रभावित होता है। क्या विकास सामाजिक नीतियों से प्रभावित होता है? तो बिल्कुल, सामाजिक नीतियों से भी प्रभावित होता है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सभी क्या होंगे? राइट होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, बच्चों का विकास किस प्रकार से प्रभावित होता है? पहला क्वेश्चन, व्यवस्थित रूप से होता है। पहला ऑप्शन है व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। अगला ऑप्शन है अव्यवस्थित रूप से, यानी जो बच्चे का विकास है वह अव्यवस्थित रूप से होता है और किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर पड़ता है। तो देखिए, अचानक से उभर पड़ता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग होगा। सी ऑप्शन है पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी क्या होगा? रॉन्ग होगा। केवल विद्यालयीकरण के, मैंने आपको बताया सीटेट का जब भी आप एग्जाम देंगे तो केवल शब्द एक निगेटिव टैग वर्ड का काम करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोटे बच्चों में समाजीकरण का डैश प्राथमिक कारक या संस्था है और डैश द्वितीयक कारक या संस्था। बताइए, छोटे बच्चों की बात हो रही, तो छोटे बच्चों के लिए जो प्राथमिक कारक का पहली संस्था क्या होती है? परिवार। इसके बाद बालक कहाँ जाता है? विद्यालय। तो पुस्तकालयों वगैरह को पढ़ता है, या समाचार वगैरह हो गए, या न्यूज़ वगैरह, टीवी वगैरह हो गई, ये सामाजिकरण का द्वितीयक संस्था का काम करती हैं, यानी परिवार और पुस्तकालय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं? बताइए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट समझ बना लेते हैं? तो जीन पियाजे के अनुसार वह कौन सी अवस्था होगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? बताइए, सहज क्रियाओं के रूप में, स्कीमा के रूप में, संकेत के रूप में, या अवधारणाओं के रूप में? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर? तो देखिए, तो जीन पियाजे के अनुसार क्या होता है? चिंतन की जो बुनियादी निर्मिताएं होती हैं, जिनको हम लोग स्टोर करते हैं, जो भी हमारे मन में विचार वगैरह आते हैं या जो भी चीज़ें हम लोग सीखते हैं, उन चीज़ों को क्या करते हैं? अपने दिमाग में स्टोर करते हैं। और स्टोर करना, तो स्कीमा एक ऐसी चीज़ होती है जिसके द्वारा बालक क्या कर, मतलब बालक का हम कह सकते हैं एक तरीके से मेमोरी कार्ड होती है स्कीमा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,
लेव-वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार डैश विकास को डैश आकार देता है। बताइए कि कैसा आकार देता है? सामाजिक आनुवंशिक कारक, संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक, भावात्मक और प्राकृतिक कारक, शारीरिक और संवेग। क्वेश्चन नंबर 6, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संज्ञानात्मक और विकास को सांस्कृतिक आकार देता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, लेव-वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है? भाषा की भूमिका पर, संज्ञानात्मक द्वंद्व की भूमिका पर, सहज क्रियाओं की भूमिका पर या स्कीमा पर? क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए। तो लेव-वाइगोत्स्की की बात होते हैं तो लेव-वाइगोत्स्की ने किसको भूमिका पर बल दिया है? भाषा की भूमिका पर, क्योंकि इनका कहना है कि बालक पहले भाषा बोलना सीखता है, इसके बाद उसके मन में विचार आते हैं। लेकिन जीन पियाजे क्या कहते हैं? पहले विचार आते हैं, यानी पहले संज्ञान है और बाद में क्या है? भाषा है। यानी भाषा के बारे में कौन बात करता है? लेव-वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किस के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है? क्या लेव-वाइगोत्स्की के द्वारा, जेरोम ब्रूनर के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा या बी.एफ. स्किनर के द्वारा? तो देखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने भी दिया है और जीन पियाजे के द्वारा भी दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्री प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? दृढ़, दूसरा गैर और लचीला, तीसरा लचीला और चौथा अनजान। तो देखिए, एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्री को जो शिक्षण शास्त्री प्रविधियां हैं उनको लेके दृढ़ होना नहीं चाहिए। अनजान तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। इसके बाद गैर लचीला, यह भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी लचीला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? जो बुद्धि लब्धि परीक्षण है उनकी आलोचना क्यों की जाती है? पहला, कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी जो क्षमता है उसको लेकर, प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित, बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन, डी संज्ञान पर विकास के प्रभाव का अतिशय प्रकलन। बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कमेंट करिए आप सभी लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित। अगला क्वेश्चन, कथन है, जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया में जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क क्या है? अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा करता है। कम से कम अपेक्षा करता है, ये गलत हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन क्या होगा? गलत, और पहला करेक्ट होगा, यानी हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए, जेंडर किसके द्वारा निर्मित है जबकि लिंग किसके द्वारा निर्मित है? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं जेंडर की, तो जेंडर जो है ये सामाजिक के द्वारा निर्मित है, यानी समाज ने ही बनाया है किसको? जेंडर को लेकर। और लिंग किससे निर्मित है? लिंग जैविक रूप से निर्मित है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में वैयक्तिक विभिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए? एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में वैयक्तिक विभिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए?
उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, उनको अनदेखा करना चाहिए, ये तो होगा नहीं। उन्हें मिटा देना चाहिए, यह भी नहीं होगा। उनका दमन कर देना चाहिए, यह भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए, उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, यह करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना। तो देखिए, अंकों की तो बात करता नहीं है मूल्यांकन, केवल आकलन जो होता है वह क्या अंकों की बात करता है क्या? यानी पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट होगा। बी ऑप्शन, विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना, बिल्कुल सही। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बाकी ये आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है? पहला, प्रश्न का तुरंत उत्तर देने के लिए कहना, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, विद्यार्थियों से बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, और डी, विद्यार्थियों में परस्पर अंतःक्रिया को निरूपित करना। बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना। ये किसको प्रोत्साहित करता है? समालोचनात्मक चिंतन को। क्वेश्चन नंबर 16, सुविधा वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है? किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है? रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं, बाल केंद्रित उपागम, तो इनके द्वारा तो बिल्कुल भी रूढ़ जो अवरोध है उत्पन्न नहीं होता है। रचनात्मक आकलन, इनके द्वारा भी अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। और व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना, इनके द्वारा भी अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाओं के द्वारा ही क्या उत्पन्न होता है? अवरोध। अगला क्वेश्चन, पठन वैफल्य। अब बात करते हैं, एक होता है डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया। डिसलेक्सिया की बात होगी तो पठन संबंधी विकार है तो डिसलेक्सिया लगाएंगे, और लेखन संबंधी अगर कोई विकार है यानी लिखने में प्रॉब्लम हो रही तो उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेखन संबंधी। कहाँ पर है? वाचन होगा नहीं, सुनना होगा नहीं, देखना होगा नहीं, यानी स्केच बनाना, यानी लेखन संबंधी है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? जितनी अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं श्याम पट्ट पर लिखनी चाहिए। अगर आप सूचनाओं को श्याम पट्ट पर लिखेंगे तो वह तो दृष्टिबाधित है, वह कैसे उन चीज़ों को देख पाएगा? यानी ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट होगा। कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग बाधित करना चाहिए। लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए, और इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल से कार्य देने चाहिए। तो केवल सेंस पहले भी निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए ये हो ही नहीं सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वालीनता विकास से जूझते विद्यार्थियों की प्रातिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? पहला, उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल, दूसरा आवेगशीलता, तीसरा अवरुद्ध संप्रेषण कौशल, और डी ऑप्शन औसत से ऊपर बुद्धि लब्धि स्तर। क्वेश्चन नंबर 19, तो देखिए अब बात किसकी हो रही? स्वालीनता यानी ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थियों के लिए क्या पहचान होती है? यानी ऑप्शन नंबर सी, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल। क्वेश्चन नंबर 20, बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है? वृद्धि का निम्न स्तर, बोधगम्यता का उच्च स्तर, कार्यों को आसानी से छोड़ देना, या छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित करके कर पाने की अक्षमता।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी बोधगम्यता का उच्च स्तर। अगला क्वेश्चन, कथन है विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठचर्या पर बल देना चाहिए। बताइए। तो बिल्कुल जो लक्षित पाठचर्या हो उस पर बल देना चाहिए। बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। तो बिल्कुल होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों राइट हैं। अगला क्वेश्चन, विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए? सीखी गई सामग्रियों को ज्यों का त्यों कह दें, पाठ पुस्तक से सीखना, संदर्भित अधिगम या रचनात्मक अधिगम? तो देखो किस पर बल देना चाहिए? रचनात्मक अधिगम पर, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? स्व अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना, स्व आकलन हेतु अवसर देना, विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावना को बढ़ा देना, या मानकीकृत पाठचर्या का अनुसरण करना? बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी स्व आकलन हेतु अवसर देना। अगला क्वेश्चन, कथन दिया गया है कि अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सत्व प्रबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे। ये फिर से समझिए, कथन क्या कह रहा? अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे। तरीका क्या है? योग्यता का अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। बताइए। तो देखिए, ना तो पहला होगा और ना ही इसका तर्क होगा, यानी ए और आर दोनों क्या हैं? इनकरेक्ट हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है? बताइए, किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होगा? कार्यात्मक स्थिरता के कारण, संज्ञानात्मक सुनम्यता के कारण, अपसारिक चिंतन के कारण, या विमर्शात्मक लेखन के कारण? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्यात्मक स्थिरता के कारण क्या पैदा होगा? अवरोध। अगला क्वेश्चन है, आपको चाहिए कि वे विद्यार्थी की भ्रांतियों की पहचान करें और उनको अनदेखी करने के बजाय उस पर चर्चा करें। बिल्कुल सही। अगला तर्क क्या है? ये भ्रांतियां वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप हैं जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिप्रेक्ष्य के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और ये अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है। तो यह भी सही है, यानी कथन और तर्क दोनों क्या है? सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भावनाएं क्या हैं? बताइए। अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, परंतु स्मृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिगम पर अधिक प्रकार का प्रभाव नहीं डालती, लेकिन स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। सी क्या है? अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं और साथ ही साथ स्मृति को भी। तो ये तो सही होगा। ना तो अधिगम को प्रभावित करती है और ना ही स्मृति, ये तो गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य अप्रासंगिक हो, बिना किसी चुनौती वाला हो, उनके जीवन से संबंधित हो या बहुत ही अमूर्त हो। तो देखिए, अगर कब अभिप्रेरित होंगे? जब कार्य जो होगा उनके जीवन से क्या होगा? संबंधित होगा।
यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को अनदेखा करना चाहिए, तो यह तो हो नहीं सकता। वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए, यह भी नहीं होगा। अधिगम के अति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए, और विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए। विद्यार्थियों के अधिगम के सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी, विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है? पहले पढ़ाए गए विषय से ज्ञान को संबंध करना, विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव, बहुसंवेदी उपागम का क्रियान्वयन, या रचनावाद पर आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्यालय संस्कृति से विमुखता का जो भाव है वह क्या करती हैं? बाधा उत्पन्न करती हैं। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है फ्रेंड्स। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।